नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारा संविधान का टेस्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आने वाले एग्जाम जो कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं आरओ एआरओ में संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सभी बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान में उद्घोषित अधिकारों, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कर सकता है दोस्तों उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन? तो संसद कर सकती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 368 के द्वारा। तो इसका एक बार रिपीट और करते हैं दोस्तों कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है अनुच्छेद 368 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। दोस्तों मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन संसद कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन मूल अधिकारों को प्रवर्तित या व्याख्या जो शब्द कौन करता है? तो वह उच्चतम व उच्च न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करती है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर करके करती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता। तो यहाँ पे मूल अधिकारों को निलंबित करने की बात की जा रही है दोस्तों। को भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी होती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 352, 356 के द्वारा। आपको पता है ये दोस्तों कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय क्या हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो वह राष्ट्रपति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि मूल अधिकारों की सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत की गई थी? तो यह ब्रिटेन में की गई थी। लेकिन जिसे संवैधानिक मान्यता कौन दिया? तो इसे सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्या है? अब मौलिक अधिकार नहीं है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क के तहत क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह क्या मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 के उपधाराओं के अनुसार ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। जबकि संपत्ति का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। जब किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम होगी तो वह कारखानों आदि जगहों या कारखानों या खानों में वह काम नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद हमारा 24 के तहत बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप कारखानों अथवा खानों में काम नहीं ले सकते। यह हमारा अनुच्छेद 24 बताता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट कौन सा होती है? रिट कौन सी होती है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन डी निषेध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? परमादेश। तो अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने का उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सी रिट दायर करेगी? तो परमादेश देगी। यानी कि उच्चतम न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी को कोई कर्तव्य या उसके अनिवार्य कार्य को करने के लिए या मजबूर करने के लिए उद्देश्य से कौन सा रिट दायर करेगी? तो परमादेश देगी। कौन देगा? उच्चतम न्यायालय देगा।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन ए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शन बी सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी जब सैनिक विधि लागू हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। संवैधानिक उपचार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाते हैं? तो आपात स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में, और जब सैनिक विधि लागू हो जाती है। तो इन सब विषयों पे क्या हो जाती है, ये संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 क्या हो जाता है हमारा, वो निलंबित हो जाता है। और ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। हमने ऊपर के प्रश्न में देखा है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी, ऑप्शन डी 1976 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1976 में। और यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को समाविष्ट किया गया था भारतीय संविधान में। यह किस समिति के आधार पर किया गया था? तो यह स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को किस अध्याय में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 3 क में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 4 क में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 क में। जबकि भाग 3 में मौलिक मूल अधिकार बताए गए हैं, भाग 3 का नहीं है दोस्तों। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जबकि भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। हमारा अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य किस अध्याय में है? तो भाग 4 में है। हम अगला प्रश्न हल करते हैं दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों, ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यानी कि हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को ऑप्शन ए दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन बी दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन सी कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, ऑप्शन डी अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था ही नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना पे क्या आपको दंड मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। यह कौन बताता है? तो हमारा संविधान बताता है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना पे दंड देने की व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। दोस्तों यह किसी भी परिस्थितियों में आपसे छीना नहीं जा सकता, यानी कि यह निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 किसी भी परिस्थितियों में। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को अधिक सबल बनाना, ऑप्शन सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या था? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? ऑप्शन ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ऑप्शन सी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। यह क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 क में बताया गया है।
और जबकि बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये सब क्या है, हमारे मूल अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कर्तव्य कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ऑप्शन डी भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन ए धारा अनुच्छेद 32 होगा दोस्तों, यहाँ धारा गलती से लिख दिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ऑप्शन ए 32 के तहत, ऑप्शन बी 28 के तहत, ऑप्शन सी 29 के तहत, ऑप्शन डी 31 के तहत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 32 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32, जबकि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर किया जा सकता है मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए संपत्ति की हानि, ऑप्शन बी अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में क्या किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो निम्नलिखित में कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या निजी स्वतंत्रता कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 96 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समता का अधिकार। समता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो 14 से 18 तक का है। इसलिए क्या है, समता का अधिकार क्या है? ये मूल अधिकार है। किसके आधार पर? धर्म आदि के आधार पर भेद का निषेध। किस अनुच्छेद के तहत समता का अधिकार है? अनुच्छेद 15 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का ये तो हो गया दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? ऑप्शन है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ऑप्शन बी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होने पे, ऑप्शन सी अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उत्प्रेषण रिट किन आधार पर दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए अधिकारिता के अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य पे, यानी कोई अधिकारी है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य कर रहा है तो उस पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण उच्चतम न्यायालय क्या देगी? उत्प्रेषण रिट दायर कर देगी, जारी कर देगी। और दूसरा क्या हो जाएगा? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अतिक्रमण होने पे भी क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी करेगी। और अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि में भी क्या करेगी? उत्प्रेषण रिट जारी कर देगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उत्प्रेषण रिट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में कौन से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था दोस्तों? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या कर सकती है? संरक्षण प्रदान करती है। हमारा लास्ट ये अंतिम और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीर प्रस्तुत करो? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सशरीर प्रस्तुत करने का जो रीट दायर किया जाता है वह शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 का 100 प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा ये संविधान का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।